गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम पढ़ेंगे इतिहास का पाठ 5। जब जनता बगावत करती है 1857 उसके बाद। यह है पाठ का नाम। तो पहले वाले पाठों में हमने पाठ 2, 3, 4 जो पढ़े उसमें जो है हमने देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई एक व्यापारी बनकर, और कैसे जो है यहाँ पर शासन स्थापित कर लिया, शासक बन बैठी। और जैसे हमारे राजा, नवाब, किसान, जमींदार सबको जो है उसने प्रभावित किया। ये हम देख चुके हैं पहले पाठों में। सभी लोग, सभी क्षेत्र जो है उससे परेशान थे ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन से। तो इस पार्ट में हम देखेंगे कि जब लोग, जनता का मतलब लोग परेशान हो जाते हैं या कोई नीतियां या कानून उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं तो लोग कैसे बगावत कर देते हैं। बगावत यानी विद्रोह। तो यही हम इस पार्ट में देखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध जनता की बगावत। और ये हम जान ही चुके हैं कि कोई सा भी क्षेत्र यानी राजा से लेकर एक छोटे मजदूर किसान तक का व्यक्ति भी ईस्ट इंडिया कंपनी से संतुष्ट नहीं था। तो अब जो है सब लोगों ने कैसे बगावत की और 1857 की क्रांति हो गई बगावत से। और उसके बाद क्या हुआ 1857 की क्रांति के बाद, ये भी हम इस पाठ में देखेंगे। तो पहले तो लोगों ने जगह जगह पर अपने अपने क्षेत्रों में बगावत की कि जिसको जैसे ज़रूरत थी वैसे। फिर 1857 में जो है छोटे छोटे विद्रोह होते थे पहले तो, जैसे किसानों ने विद्रोह कर दिया, आदिवासियों ने विद्रोह कर दिया, नील विद्रोह हुआ था ना। और लेकिन 1857 में जब कंपनी के अत्याचार और ज़्यादा बढ़े और सभी लोग उससे परेशान थे तो मिलकर विद्रोह कर दिया, वो हो गई क्रांति, 1857 की क्रांति। तो देखो इसमें आपके ये विद्रोह की तस्वीर दी हुई है। सबसे पहले सिपाही और किसान विद्रोह के लिए ताकत जुटाते हुए ये विद्रोह 1857 में उत्तर भारत के मैदानों में फैल गया था। ठीक है, देखो किताब खोल लो आप भी। नीतियाँ और लोग, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसी कैसी नीतियाँ बनाई भारतीयों के लिए और लोगों ने उसका विरोध किया। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। पिछले अध्यायों में हमने यही पढ़ा। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, अंडरलाइन करो, सभी प्रभावित थे। राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह के असर पड़े। आप ये भी देख चुके हैं कि जो नीतियाँ और कार्यवाही जनता के हित में नहीं होती है या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, लोग उनका किस तरह विरोध करते हैं। जैसे हमने नील विद्रोह देखा, किसानों का विद्रोह देखा। इस तरह से जो है जब सरकार की नीतियाँ जनता के हित में नहीं होती है तो उसका क्या होता है, विद्रोह होता है, विरोध करती है जनता। आज तो लोकतंत्र में छोटी छोटी चीज़ों का विरोध होता है, लेकिन उस समय भी जब परेशान हो जाते हैं तो आखिरी रास्ता बच जाता है विद्रोह का। तो देखो आगे, नवाबों की छिनती सत्ता। अब हम राजाओं से शुरू करेंगे कि किस तरह राजाओं, नवाबों की सत्ता जो है उनके हाथों से छीन रही थी। पहले भी हमने देखा था कि किस तरह से उन्होंने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को धोखे से हरा दिया था। फिर बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मैसूर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था और धीरे धीरे अपने साम्राज्य विस्तार कर ही रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी। हमने ये भी देखा कि दो तरह का भारत था, एक ब्रिटिश भारत जहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी का सीधा शासन था भारत के भागों पर, उसे हम ब्रिटिश भारत कहेंगे। और एक था रियासती भारत, जहाँ रियासतों में राजा नवाब तो थे लेकिन उनके पास कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं थी शासन चलाने की। ये वहाँ पर उनका अंग्रेजों का रेजिडेंट नियुक्त होता था, उसके निम्न आदेशानुसार जो है राजाओं, नवाबों को शासन करना होता था। वो नाम मात्र के राजा नवाब थे, तो वो भी परेशान थे ईस्ट इंडिया कंपनी से। और धीरे धीरे तो ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी सत्ता को छीनती ही जा रही थी। तो देखो नवाबों की छीनती सत्ता, 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छीनने लगी थी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे, कोई सम्मान भी नहीं था और सत्ता भी उनकी खत्म होती जा रही थी। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैनात कर दिए थे, अंडरलाइन कर लो यहाँ पे।
रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी और उनकी सेनाओं को भी भंग कर दिया था कि रियासत का शासक अपनी सेना नहीं रख सकेगा, उसके रियासत में अंग्रेजी सेना रहेगी, अंग्रेजों की सेना, जिसका पूरा खर्चा उस रियासत के राजा को उठाना पड़ेगा। इस तरह से ये कारण है जिससे जो है रियासतों के राजा अपने आप को अपमानित महसूस करने लगे। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके भी एक एक करके छीनते जा रहे थे। पहले राजस्व राजा लोग इकट्ठा करते फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजस्व वसूल करने के लिए भी अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए थे। तो राजा का कोई काम ही नहीं रहा, कठपुतली नव राजा बना दिए उनको सबको। तो इन सब कारणों से राजाओं में असंतोष था, राजाओं और नवाबों में। ठीक है, पहला रेजिडेंट नियुक्त का, दूसरा घटती जा रही थी, कोई स्वतंत्रता नहीं थी, तीसरा जो है सेना भंग कर दी, और चौथा जो है राजस्व के इलाके छीन लिए। बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। इस तरह इन्होंने क्या किया था, इस तरह से वो ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करते जा रहे थे। तब जो है कई राजाओं ने, रियासतों के राजाओं ने उनके साथ बातचीत भी की थी। जैसे उदाहरण के लिए झांसी की रानी ने उनसे बात की कि उनके पति की मृत्यु हो गई थी और वो निसंतानी थे, उनके कोई पुत्र नहीं था। तो उनकी पत्नी राजा झांसी की रानी की पति की मृत्यु के बाद वो झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का ऐलान कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। तो उन्होंने बात की कंपनी से कि उनके पुत्र नहीं है तो क्या, अपने गोद लिए हुए पुत्र को राजा माने, लेकिन कंपनी ने इनकार कर दिया। इस तरह झांसी को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। लड़ी थी ना झांसी की रानी 1857 में। दूसरा, वो पहला तो झांसी को मिला लिया, दूसरा देखो पेशवा बाजीराव द्वितीय। ये पेशवा बाजीराव द्वितीय जो था कानपुर का शासक, उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को कंपनी पेंशन देती थी। पेशवा बाजीराव द्वितीय को पेंशन देती थी। तो उनके पुत्र, दत्तक पुत्र, वही गोद लिए हुए पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे, लेकिन कंपनी ने नाना साहब को पेंशन बंद कर दी। ये भी एक कारण था जिससे कि कानपुर 1857 की क्रांति में भाग लिया था कानपुर ने। वह आगे देखो, अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। झांसी की रानी ने निवेदन किया था कि उनके दत्तक पुत्र यानी गोद लिए पुत्र को राजा मान ले, लेकिन कंपनी ने ठुकरा दिया। नाना साहब ने दावा किया था कि पेशवा बाजीराव की पेंशन उन्हें दी जाए, लेकिन इसको भी कंपनी ने ठुकरा दिया। अब है अवध। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में थी। अंडरलाइन कर लो, और ये प्रश्न भी बनेगा। अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासत कौन सी थी? अवध। अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी, इसमें अंडरलाइन कर लो, ये डलहौजी था जिसने हड़प नीति अपनाई। हड़प यानी कि कोई भी आरोप लगाकर, कोई भी कारण बताकर जो है किसी भी रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला ले, हड़प कर। तो अवध पर जो है इस तरह का लगा दिया, ऐलान किया डलहौजी ने, कर दिया कि रियासत का शासन ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, कि इस रियासत का शासन ठीक से नहीं चल रहा है, इसलिए इसको जो है ब्रिटिश प्रभुत्व की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरह अवध को भी मिला लिया। ऐलान कर दिया कि शासन का रेस ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व की जरूरत है। डलहौजी ने हड़प नीति और गोद निषेध नीति, दोनों ही ध्यान रखना, गोद निषेध नीति भी अपनाई। जब झांसी की रानी ने अपने दत्तक पुत्र को राजा मानने के लिए कहा ना, तो डलहौजी ने एक नीति बना दी कि किसी भी राजा के दत्तक पुत्र को जो है उसके बाद राजा नहीं माना जाएगा। अगर कोई राजा निसंतान मरता है, किसी रियासत का राजा या नवाब, तो उसके शासन को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। इसको कहते हैं गोद निषेध नीति, जो किसने अपनाई? गवर्नर जनरल डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कहते हैं, आज
आजकल अपन ऐसे कहते हैं ना, तू क्या लाड साहब है क्या, तो वो लाड साहब अंग्रेजों के समय का ही शब्द है बेटा, इनके आगे लॉर्ड लगता था, लॉर्ड, तो वो लाड साहब जो कह दिए वो करना ही पड़ता था ना, इसलिए। तो किस किस रियासत को मिला ली, झांसी को मिला ली, अवध को मिला ली, नाना साहब की पेंशन बंद कर दी, इसलिए ये सारे जो है अंग्रेजों के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध हो गई ये सब रियासतें। आगे देखो, कंपनी ने मुगलों के शासन को ख़त्म करने की भी पूरी योजना बना ली, जो मुगल बादशाह थे हमारे उनको भी हटाने की पूरी योजना बना ली। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया, तो मुगल बादशाह को अपमानित किया। भारत में रहकर कंपनी जो सिक्के जारी करती थी उन पर मुगल बादशाह का नाम और सील होती थी, उसको उन्होंने हटा दिया। तो बादशाह का अपमान हुआ, ऐसे में है तो भारत के बादशाह और उनका नाम ही नहीं। 1800 तो वो जो क्या हो गए, असंतुष्ट हो गए, नाराज हुए ईस्ट इंडिया कंपनी से मुगल बादशाह भी। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। डलहौजी ने ये ऐलान कर दिया कि बादशाह को लाल किले से हटाकर कहीं और बसाया जाएगा, लाल किले को ब्रिटिश शासन में मिला लिया जाएगा, हम रहेंगे कि वहाँ। तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग, इस पे अंडरलाइन करो, 1856 में अब लॉर्ड डलहौजी चला गया और कैनिंग आ गया। गवर्नर जनरल कौन आ गया, लॉर्ड कैनिंग। इसी के काल में 1857 की क्रांति हुई थी। 1856 में गवर्नर जनरल बना था लॉर्ड कैनिंग और 1857 में क्रांति हुई। तो ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनिंग। तो 1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। ये 1856 में ऐलान कर दिया गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने। ये ब्रिटेन से बन कर आते थे गवर्नर जनरल हमारे भारत पे। पहला गवर्नर जनरल कौन था, आपने पढ़ा था दूसरे पार्ट में, लॉर्ड हेस्टिंग्स। याद रखना, याद किया करो छोटे छोटे प्रश्न, ठीक है। तो इस तरह से राजाओं और नवाबों की सत्ता जो है छिनती जा रही थी। अब है किसान और सिपाही। किसानों के बारे में हमने पिछले पार्ट में ही पढ़ा था कि किसान और सिपाही जो थे वो वैसे ही परेशान थे। किसानों का के से जो है अनाप शनाप कर लिया जाता था, भारी भरकम लगान उन पर थोप रखे थे, तरह तरह के ज़मींदार परेशान थे। किसानों की अपनी ज़मीन नहीं थी, किसान कर्जे में डूबते जा रहे थे, तो वो परेशान थे। और सिपाहियों का भी हम इसमें पढ़ेंगे। देखो, गाँवों में किसान और ज़मींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीक़ों से परेशान थे। किसान क्यों परेशान थे, भारी भरकम लगान और सख्ती से कर वसूल करने का जो तरीका था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो अपन ने पढ़ा था स्थायी बंदोबस्त, मालवारी बंदोबस्त, वो लागू कर दिए थे। अब किसानों के उतना उत्पादन हो या ना हो, उनको कर के रूप में चुकाना ही पड़ता था। इससे जो है किसान बेचारे, बहुत सारे लोग महाजनों के से लिया हुआ कर्जा ही वापस लौटा नहीं पाते थे और महाजन उनकी ज़मीन हड़प लेते थे। इस कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी ज़मीनें हाथ से निकलती जा रही थी, इसलिए किसान जो है परेशान थे। तो इस तरह हम देखेंगे कि कोई भी क्षेत्र जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त नहीं रहा था। अब देखो सिपाहियों का, कि सिपाही किस तरह से असंतुष्ट थे। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी, ये अंडरलाइन करो। पहला, वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। उनको अंग्रेज सिपाहियों से कम वेतन दिया जाता था, वेतन भत्ते कम दिए जाते थे, काम ज़्यादा करवाया जाता था, सेना में उनका कोई सम्मान भी नहीं था, तो इसलिए सिपाही परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे और सेना में ऐसे कई नियम बनाए जाते थे जो उनकी धार्मिक और सामाजिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते थे। उनके सामाजिक क्रियाकलापों, धार्मिक क्रियाकलापों का मजाक बनाया जाता था सेना में, तो इससे भी वो परेशान थे। क्या आप जानते हैं कि उस ज़माने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएंगे। जब हो जाएंगे, हमारे भारत में हिंदू धर्म में जो है समुद्र यात्रा करना धर्म के विरुद्ध माना जाता था, ऐसा कई लोग मानते थे।
और लेकिन 1824 में जो है ब्रह्मा में युद्ध लड़ने के लिए भारतीय सैनिकों को भेजा जाने लगा, तो उन्होंने इनकार कर दिया। इनकार करने वाले सिपाहियों को जो है ईस्ट इंडिया कंपनी ने सख्त सज़ा दी। ये अपने धर्म के विरुद्ध मानते थे समुद्री यात्रा को, तो उनको ज़बरदस्ती वहाँ भेजने के लिए दबाव डाला गया। ठीक है। 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते ब्रह्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें ज़मीनी रास्ते से जाने में एतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई, क्योंकि ये मुद्दा अभी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। अब जो है 1824 में ब्रह्मा भेज रहे थे ना समुद्र पार करके भारतीय सैनिकों को, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उनको सख्त सज़ा भी दी गई, लेकिन भारतीय सैनिक नहीं गए। तो क्योंकि ये मुद्दा यहाँ ख़त्म होने वाला नहीं था, अंग्रेज़ों को तो पता था कि भारतीय सेना को भेजना ही पड़ेगा। इसलिए उन्होंने 1856 में ये कानून बना दिया कि अगर कोई भी भारतीय जो है सेना में भर्ती होता है तो साफ कानून है कि उसको ज़रूरत पड़ने पर समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। ये कानून बना दिया। पहले ही साइन करवा लेते तो फिर मना करे तो भी दिक्कत। तो इस तरह सिपाही भी उनसे परेशान थे। सिपाही गाँवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गाँवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। अब सिपाही जो थे सेना में वो गाँवों से ही थे और उनके परिवार किसान परिवार थे। किसान उधर असंतुष्ट थे उनके परिवार, और सिपाही सेना में असंतुष्ट थे। इसलिए जो है उन किसानों का गुस्सा सेना में भी फूट गया, सिपाहियों में भी असंतोष हो गया। इस तरह से जो है कोई भी क्षेत्र ऐसा अछूता नहीं बचा जो ईस्ट इंडिया कंपनी से संतुष्ट हो। अब अगला आएगा आपके, तो इधर देखो ये थोड़ा गतिविधि। कल्पना कीजिए कि आप कंपनी की सेना में सिपाही है। आप नहीं चाहते कि आपका भतीजा कंपनी की फौज में नौकरी करे। आप उसे क्या कारण बताएंगे? आप सिपाही है, ये सारे अत्याचार सह रहे हैं अंग्रेज़ों के, और आपका भतीजा भी अगर सेना में जाना चाहता है तो आप उसे क्या कहेंगे? पहला आप उसे कहेंगे कि वहाँ मत जाओ, वहाँ पर जो है भेदभाव किया जाता है और सिपाही का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा होता है। सामाजिक गतिविधियों और धार्मिक आस्थाओं पर जो है का मजाक उड़ाया जाता है। हम वहाँ जाकर परिवार को अधिक समय नहीं दे सकते हैं। ऐसे कई कारण हम उसके सामने रखोगे आप, क्योंकि आप खुद संतुष्ट नहीं हो वहाँ सेना में, इसलिए। अब देखो सुधारों पर प्रतिक्रिया, थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं। सुधारों पर प्रतिक्रिया यानी अंग्रेज सरकार जब हमारे यहाँ पर स्थापित हुई तो भारतीयों के कई रीति रिवाज और प्रथाएं जो थी अंग्रेज़ों को अच्छी नहीं लगती थी। जैसे हमने आदिवासियों में भी पढ़ा कि घुमंतू खेती करने वाले उनको पसंद नहीं थे, एक जगह टिककर खेती करने वाले पसंद थे, तो उनमें उन्होंने सुधार किया। तो अब देखो सुधारों की प्रतिक्रिया में उन्होंने क्या किया। अंग्रेज़ों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने, अंडरलाइन कर लो, सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने कानून बनाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया। ये जो है सुधार के लिए उन्होंने समाज सुधार में ये कार्य किया कि सती प्रथा को रोकने का कानून बनाया, विधवा विवाह को बढ़ावा दिया और अंग्रेजी शिक्षा का जमकर प्रोत्साहन दिया। अंग्रेजी स्कूलें खोली गई। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। ईसाई मिशनरी, जो इस मिशनरी कौन थे? धर्म प्रचारक, ईसाई धर्म के प्रचारक, उनको भी खुली छूट दे दी 1830 के बाद। और उनको ज़मीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट भी दे दी कि तुम यहीं रहो आराम से, और जो है हिंदुओं का और मुसलमान जो भारत में हैं उनको क्या बनाओ? ईसाई बनाओ। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिसमें ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। ये ईसाई मिशनरी जो है ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, वो भारतीयों को जो है हिंदुओं को और मुसलमानों को ईसाई बनाते थे। तो उसमें क्या था कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई बन जाता था 1830 में, जब मिशनरी आए और उन्होंने ईसाई धर्म का प्रचार किया, तो
फिर उसको जो है अपनी पैतृक संपत्ति से दूर कर दिया जाता था और उसको अलग ही रखा जाता था। इस तरह से हिंदू मुसलमान ऐसा करते थे। अगर कोई ईसाई बन गया तो इन्होंने 18 तो बनते नहीं थे, फिर लोग हिंदू मुसलमान ईसाई धर्म ग्रहण नहीं करते थे। तो इन्होंने 1850 में जो है कानून बना दिया कि कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में क्या प्रावधान था, देखो कि प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया कि अंग्रेज उनका धर्म और सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। जब ईसाई मिशनरी ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे और कोई हिंदू या मुसलमान ईसाई बन जाता तो फिर उसके परिवार वाले उसको आने नहीं देते थे। पिता की संपत्ति में से उसको कुछ भी नहीं मिलता था, अलग ही रखा जाता था। ऐसा किया जाता था तो हिंदू मुसलमान ईसाई धर्म ग्रहण नहीं कर रहे थे। तब इन्होंने ऐसा कानून बना दिया, 1850 में कानून बना दिया कि अगर आप ईसाई धर्म ग्रहण कर रहे हो तो भी आपको जो है पैतृक संपत्ति में से हिस्सा मिलेगा। हम दिलाएंगे कि सरकार दिलाएगी, अंग्रेज सरकार। तो इस तरह से भारतीय समझ गए कि ये जो है हमारे धर्म, हमारे सामाजिक रीति रिवाज और हमारी परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में हम अध्याय 8 में पढ़ेंगे कि उन्होंने किस तरह कैसे कैसे सुधार किए, क्या आंदोलन हुए, सुधार आंदोलन, ये सब। देखो कुछ भारतीय तो उनके विरुद्ध थे, लेकिन कुछ भारतीय ऐसे भी थे जो अंग्रेजों की सुधार प्रक्रिया को अच्छा मानते थे। वो भी सामाजिक व्यवस्था में सुधार लाना चाहते थे। अब अगला आएगा जनता की नज़र से। जनता की नज़र से में देखो उस ज़माने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्त्रोत 1 और 2 पढ़ो। ये स्त्रोत 1 है, आप खुद पढ़ोगे। इसमें ब्राह्मण जो है विष्णु भट्ट गोडसे, इसने जो है लिखा है इसमें कि किस तरह से बातचीत करके कोई सिपाही उससे मिल जाता है, मथुरा जा रहा होता है तो जो है वो सिपाही उसको रोकता है वहाँ जाने के लिए और कहता है कि अब बगावत होने वाली है और जो भी है। ये आप खुद पढ़ोगे इसको। ये स्त्रोत 2 है। जल्दी हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई, तो इसको भी आप पढ़ोगे। ये स्त्रोत है, इन दोनों को आप पढ़ोगे। अगले वीडियो में मैं आपको ये पढ़ाऊँगी। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। ठीक है।